नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में किक करके जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो जागुआर विमानों को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना में जागुआर फाइटर्स के 6 स्क्वाड्रंस हैं और इनमें से कम 2 स्क्वाड्रंस को भारतीय वायुसेना पूरी तरह से 2024 से पहले हटा देगी, जिसका ये कारण है कि ये दोनों स्क्वाड्रंस पुराने रॉल्स रॉयस एडोर 804 इंजन से लैस है, जिसे कि 2024 के बाद हटा दिया जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि जागुआर की ये 2 स्क्वाड्रन इनकी एयर फ्रेम लाइफ भी अपग्रेड नहीं की जा सकती और ना ही इन पर एक नया हायर थ्रस्ट इंजन लगाया जा सकता है, इसीलिए ये किसी काम के नहीं है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि वो डैरन 3 स्टैंडर्ड के जागुआर फ्लीट को अपग्रेड करे और उसे 2034 तक सर्विस में इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी ओर HAL ने करीबन 60 जागुआर विमानों को डैरन 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेशन करना शुरू कर दिया है। ये जागुआर 1980 के दशक से 1990 के दशक में बनाए गए थे, इसीलिए अभी भी इनका एयर फ्रेम जो लाइफ है वो बची हुई है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने 1969 में जागुआर विमानों का पहला बैच प्राप्त किया था। उनमें से अधिकांश डैरन 2 स्टैंडर्ड में बन रहे थे और आखिरी बार 2001 में अपग्रेड किया गया था। यानी कि दोस्तों 2024 तक 2 और स्क्वाड्रंस भारत के पास कम होने वाली है। हालांकि तब तक यानी कि 2024 तक भारत को LCA तेजस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में टेंशन वाली बात नहीं है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। भारतीय नौसेना का जलपोत INS तवर सितंबर के आखिरी तक अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों की यात्रा करेगा। इस जलपोत ने 13 जून से अपनी लंबी यात्रा शुरू की और ये कई तरीके के सैन्य अभ्यास में भाग भी लेगा। आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान INS तवर अदन की खाड़ी, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगा। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि INS तवर ने मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में 13 जून से अपनी यात्रा शुरू कर दी। अफ्रीका और यूरोप के कई बंदरगाहों की यात्रा के दौरान ये जलपोत अपने मित्र नौसेनाओं के साथ कई संयुक्त अभ्यासों में भी भाग लेगा। यही नहीं, 22 से 27 जुलाई तक रूसी नौसेना दिवस समारोह में भी ये जहाज भाग लेगा। भारतीय नौसेना विशेष रूप से अपने प्राथमिक हित के समुद्री क्षेत्रों में नियमित रूप से अपने जहाजों को विदेशों में तैनात करती रहती है। यही नहीं, INS तवर जिबूती, मिस्र, इटली, फ्रांस, UK, रूस, नीदरलैंड, मोरक्को और स्वीडन और नॉर्वे जैसे आर्कटिक परिषद के देशों से होकर भी गुजरेगा। आपको बता दें कि INS तवर रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस जहाज में 300 कर्मी सवार रहते हैं। साथ ही ये अत्याधुनिक सेंसर्स और हथियारों से भी लैस है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि LAC से आ रही है। लद्दाख के कई स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के अगले चरण को लेकर चीन से जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर सैन्य अभियानों की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और वो इस दौरान BRO के द्वारा निर्मित ढांचागत परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर स्थित सैन्य बेस और संरचनाओं का जायजा लेकर जमीनी स्थिति का मूल्यांकन भी करेंगे और LAC पर तैनात जवानों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जैसे कि आप सभी को अब तक मालूम चल चुका होगा कि जम्मू हवाई अड्डे परिसर यानी कि एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में करीबन रात 2 बजे 2 धमाके हुए। शुरू में ऐसा लगा कि ये धमाके IED विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जिस छत को नुकसान पहुंचा है उस स्थान को देखते हुए ये लगा कि यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। दूसरा धमाका एक खुले क्षेत्र में हुआ। हालांकि 2 वायुसेना के कर्मी मामूली रूप से घायल हुए, किसी को नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी जानमाल की क्षति हुई। हालांकि 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सैन्य ठिकाने पर यह पहला ड्रोन अटैक है और इस बारे में बहुत पहले से कयास भी लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत में ड्रोन भेजे जा रहे थे, उससे यह अनुमान लग चुका था कि शायद आतंकी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई और ये अंजाम आतंकवादियों के द्वारा दे दिया गया। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि इसके हैंडलर्स यानी कि ड्रोन के हैंडलर्स पाकिस्तान से ही थे और वही इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि ये ड्रोन आसानी से आकर अपना काम कर गए? वो तो ठीक हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले नहीं थे। अगर धमाका बड़ा होता तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि आतंकियों के हाथ अब ये ड्रोन्स लग चुके हैं। यही नहीं, दुनिया भर में ड्रोन अटैक इन आतंकी संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट ऑप्शन बनकर उभरे हैं। लेकिन अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी उसी तरीके के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी कि दोबारा किसी सैन्य ठिकाने पर इस तरीके का कोई ड्रोन हमला ना हो सके। दोस्तों, ड्रोन इसीलिए भी एक बड़ा सरदर्द बन चुके हैं क्योंकि
इन पर जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट होती है, यानी कि लागत बेहद कम आती है। आतंकियों की ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा नहीं आता। फील्ड हमलों के मुकाबले कॉस्ट भी बेहद कम है और फील्ड हमलों की तरह रिस्क भी नहीं है। ड्रोन इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में ये नहीं आते हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी आतंकी संगठन इनका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए भारत को अपने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। भारत को सीमा के पास मौजूद सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नए सिरे से एक खाका खींचना होगा, यानी कि प्लानिंग बनानी होगी। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, एंटी ड्रोन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रेडियो जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी मजबूत बनाना होगा। हालांकि डीआरडीओ ने भी इस तरीके के सिस्टम्स बना रखे हैं, लेकिन अत्यधिक छोटे ड्रोनों को पकड़ने में भी उसको भी दिक्कत होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक ऑप्शन और है इजराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम। जी हाँ, ये बेहद कारगर हथियार माना जाता है ड्रोन के खिलाफ। इसीलिए इजराइल ने इस खतरे से निपटने के लिए खास वेपन तैयार किया है। इजराइल के स्मार्ट शूटर के द्वारा विकसित स्मैश 2000 प्लस सिस्टम एक काउंटर ड्रोन समाधान है जिसे भारतीय नौसेना लेना चाह रही है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्मैश 2000 प्लस एक सैनिक को असॉल्ट राइफल के उपयोग करने में सक्षम बनाता है ताकि वो अपने क्षेत्र के भीतर चल रहे लक्ष्यों को लॉक कर सके और पहले राउंड के साथ ही उन्हें नीचे गिरा सके। ऐसा करने में इसमें आम असॉल्ट राइफल में प्रभावी रूप से टैंक फायर कंट्रोल तकनीक को इंटीग्रेटेड किया जाता है। राइफलमैन असॉल्ट राइफल के ट्रिगर को दबाए रखने से ही स्कोप का इस्तेमाल पहले से लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी ये बात आती है कि ये तो तब होगा जब ड्रोन सामने से दिखाई दें या पता चल सके, लेकिन ये ड्रोन हमले अचानक से होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या बन जाते हैं कि कब आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि रडार में भी नहीं पकड़ में आते हैं, ये अपना हमला करके चले जाते हैं या हमला करके वहीं तक खत्म हो जाते हैं। तो ये सुसाइडल ड्रोन भी होते हैं। ऐसे में या तो 24 घंटे निगरानी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चुनौती है दोस्तों, इससे निपटना आसान नहीं है क्योंकि आतंकियों के हाथ में ये जो टेक्नोलॉजी लग चुकी है ड्रोन की, उससे उन्हें अपने मंसूबों को और आगे बढ़ाने में एक मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है इन ड्रोन्स का, जिन ड्रोनों के बारे में ये नहीं पता कि वो कब आएंगे और कब अपना काम कर जाएंगे। तो ऐसे में जब वो रडार की पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा समाधान क्रिएट करना होगा कि छोटी सी छोटी ऑब्जेक्ट्स भी रडार में दिखाई दें और तुरंत उन्हें काउंटर किया जा सके। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट आईआईटी मद्रास को लेकर आ रही है। आईआईटी मद्रास के रिसर्च ने ड्रोन विमानों के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए अंतरिक्ष स्टेशनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रहों में आग के स्वरूप का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। रिसर्च टीम के मुताबिक एक मल्टीरोलर माइक्रोग्रेविटी प्लेटफॉर्म की मदद से चंद्रमा और मंगल के समान कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण जैसी परिस्थिति पृथ्वी पर भी विकसित की जा सकती है ताकि वैज्ञानिक प्रयोग करने में आसानी हो सके। रिसर्च टीम ने कहा है कि मौजूदा समय में माइक्रोग्रेविटी जैसी स्थिति केवल अंतरिक्ष स्टेशनों, सैटेलाइटों, अंतरिक्ष यानों, रॉकेट और ड्रॉप टावर्स के जरिए पैदा की जा सकती है। ऐसी सुविधाएं भारत के अधिकतर शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच से भी दूर है। आईआईटी मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिसर्च विभाग ने बताया कि धरती पर माइक्रोग्रेविटी जैसी स्थिति पैदा करने का एक और अच्छा तरीका ये है कि फ्री फॉल फ्लाइट का उपयोग किया जा सके। रॉकेट का मुक्त रूप से गिरना और अधिक ऊंचाई वाले गुब्बारों और ड्रॉप टावरों से किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना भी माइक्रोग्रेविटी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो मल्टी रोल मानव रहित आकाशीय विमान यानी कि यूएवी जैसे कि क्वाड्रोटर्स या ड्रोन को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है। टीम की ओर से की गई ये रिसर्च एरोस्पेस सिस्टम्स, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और माइक्रोग्रेविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुका है। अगली अपडेट अंतरिक्ष क्षेत्र से आ रही है। भारत में प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट लॉन्च कर पाएंगी। वे सरकार से अनुमति लेकर देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट तैयार कर उन्हें लॉन्च कर सकती है। साथ ही वो इसरो के लॉन्च साइट का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए इसरो ने अपनी नई स्पेस पॉलिसी का ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अब ऐसा ही दूसरा स्पेस सेंटर तमिलनाडु के कुलेस्कर पट्टिनम के पास थूथुकुडी में तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए इसरो देश की प्राइवेट कंपनियों को मौका देना चाहती है। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि कंपनियों को इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से सहमति लेनी होगी। इन स्पेस इसरो का एक पार्ट है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसे हाल ही में स्पेस सेक्टर को मैनेज करने के लिए बनाया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रमुख के सिवन ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ पार्टनरशिप कर सकती हैं और स्पेस ट्रांसपोर्ट में भविष्य के कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने कहा कि नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के जरिए भारत की प्राइवेट कंपनियों के विश्व स्तर पर लॉन्च सेवाओं की मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ेगी। लॉन्च व्हीकल बनाने और लॉन्च करने के अलावा प्राइवेट कंपनियां अपनी लॉन्च साइट भी बना सकती है। साथ ही वे हमारी लॉन्च साइटों पर भी लॉन्च पैड बना सकते हैं। नेशनल स्पेस लॉन्च पॉलिसी के ड्राफ्ट 2020 के अनुसार गाइडलाइन और प्रोसेस भी बताए गए हैं, जिसे अब पब्लिक भी कर दिया गया है। 21 जुलाई तक इन कंपनियों से सुझाव भी मांगे गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भी इसरो को लेकर आ रही है। जैसे कि कोविड की वजह से पूरा का पूरा इसरो का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है और इसमें गगनयान भी प्रभावित हुआ है, लेकिन इस महीने के अंत तक लगभग 80% टीका लग जाएगा इसरो के कर्मचारियों पर, जिसके बाद काम दोबारा से शुरू किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त गगनयान ही नहीं बल्कि GSAT-1 भी लॉन्च करना है, जो कि पिछले कई समय से अपने लॉन्च पैड पर ही बैठा हुआ है। GSAT-1 को लॉन्च करने का ये इसरो का तीसरा प्रयास होगा। आपको बता दें कि इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 5 मार्च 2020 को लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया था। उसके बाद 4 मार्च 2020 को 26 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की गई, लेकिन कुछ मिनट पहले ही इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। इसलिए इस GSAT-1 को JSLV के जरिए लॉन्च किया जा रहा है और इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा, ताकि ये बड़े क्षेत्र को कवर कर सके और रियल टाइम इमेजेस प्रदान कर सके। इसका इस्तेमाल सशस्त्र बलों के संचालन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि गगनयान से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि सिस्टम की मानव रेटिंग पर प्रगति हुई है और एजेंसी अभी दिसंबर 2020 तक पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।